नमस्कार, स्वागत है आपका चार की वार में। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश और सबसे पहले बात होगी मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा का ऐलान और 5 लाख के जुर्माने का ऐलान हुआ है। मामला 2007 गैंगस्टर एक्ट केस का है। अफजाल अंसारी को भी इस मामले में दोषी करार दिया गया। इस मामले पर विस्तार से चर्चा होगी। दूसरी बड़ी खबर बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। देखिए, चार के वार में दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी और ये बड़ी खबर दरअसल कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में जमकर हमला बोला। गाली पर गदर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब तक 91 बार गालियां दे चुकी है। इस खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। तो अगली बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी और जानकारी देंगे उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई। दरअसल 64 दिन बाद भी पुलिस और एसटीएफ शाइस्ता को खोज नहीं पा रही है। तो सिर्फ शाइस्ता ही नहीं बल्कि पुलिस को पूरे भुड़का गैंग की तलाश है। इसमें शाइस्ता, जाना बुंजाली, मंशा और साथ ही आयशा नूरी तो है ही, अब नया नाम जुड़ गया है शबाना का भी। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब चौथी बड़ी खबर जान लीजिए मेरे सहयोगी साक्षी से। नमस्कार, चार के वार में चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन का मामला तूल पकड़ते ही जा रहा है। अब एलजीबी के सक्सेना ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। क्या है पूरी खबर, इसके बारे में सबसे आखिर में चौथी खबर में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब वक्त है सबसे पहली खबर का रुख करते हैं मेरी सहयोगी पलक प्रकाश का। बिल्कुल, तो बड़ी खबर के बारे में आपको बताएंगे। 2007 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में 16 साल के बाद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी पेश नहीं आया, बल्कि बांदा जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था। तो गाजीपुर कोर्ट में भी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी भी मौजूद थे। अफजाल अंसारी को भी इस मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट देखिए। 2007 का गैंगस्टर एक्ट केस, 2023 में सजा। गैंगस्टर केस में मुख्तार को 10 साल की सजा। मुख्तार तड़पेगा, सलाखों में सड़ेगा। खत्म हुआ खौफ का जमाना, 5 लाख का जुर्माना। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी और बड़े भाई अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साल 2007 के गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला साल 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। ये केस राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर दर्ज किया था। 2007 के बाद यानी कि 16 साल बाद ये मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में था। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। पिछले साल 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। 2005 में हुई पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में अंसारी बंधु 4 साल पहले बरी किए जा चुके हैं। हालांकि गैंगस्टर एक्ट का ये मामला इसी से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर है। चुनावी प्रचार के दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस लगातार मुझे गालियां दे रही है। हार की हताशा में कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं लग पा रहा और इसलिए कांग्रेस की दशा दयनीय होती जा रही है। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही। क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट के जरिए। पिच पर उतरे मोदी, विरोधियों को मुश्किल होगी। 91 बार मोदी को कांग्रेस ने दी गाली। ये सियासत शर्मनाक बोल वाली। मोदी ने तोड़ी खामोशी, कांग्रेस पर बोला हमला। वार हुए हर बार, मैं हर हमले पर संभला। ये दौर बड़ा ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन की चिंता यही है कि हम हर हमले पर संभले हैं। कर्नाटक के सियासी रण में उतर चुके नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसके बाद से तो बीजेपी गुस्से में थी, लेकिन मोदी ने संतुलित होकर कांग्रेस पर एक एक कर कई हमले किए। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित कर्नाटक के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड।
मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो जनता की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी और इन गालियों के शब्दकोश में टाइम खराब करने की बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो इनकी इतनी दयनीय स्थिति ना होती। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती। प्रधानमंत्री रविवार को कर्नाटक में रहेंगे और जनसभाएं करेंगे। मोदी ने कहा कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, गरीबों के घर बनाने की रफ्तार उसने धीमी कर दी। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीबों को कर्नाटक में 9 लाख के आसपास पक्के घर मिलना तय हुआ। बीजेपी ने बीदर में करीब 30,000 घर बनाए, यानी बीदर की 30,000 बहनों को हमने लखपति दीदी बनाया। अब कांग्रेस की गालियों को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग तो बाबा साहब को भी गालियां देते हैं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। तो नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रचार की कमान संभाली हुई है। अमित शाह ने मणिकेरी में रोड शो किया और जेपी नड्डा ने कर्नाटक में किया चुनाव प्रचार। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दूसरी ओर पुलिस और एसटीएफ को शाइस्ता आयशा समेत 6 बुर्का नशीब महिलाओं की तलाश है। इनमें उंजिला, जैनब, मंशा और शबाना भी शामिल है। उमेश हत्याकांड को 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये फरार है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बुर्का गैंग का चैलेंज, अब एसटीएफ करेगी प्लान चेंज। 64 दिन गए बीत, एक्शन कितना सटीक। शाइस्ता कहां, आयशा कहां है, जैनब कहां है, उंजिला कहां है, मंतशा कहां है? तलाश यहां वहां, बुर्का गैंग है लापता। उमेश पाल हत्याकांड को 64 दिन बीत चुके हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें मेरठ, दिल्ली, नोएडा, बंगाल घूम रही हैं। कौशाम्बी और प्रयागराज की एक गली छान चुकी हैं, लेकिन बुर्का गैंग का पता नहीं चल रहा। शाइस्ता की कोई खबर नहीं है, आयशा नूरी मेरठ में नहीं है, जैनब अपने मायके में नहीं है, उंजिला और मंतशा भी गायब हैं। और तो और पुलिस को अब शबाना की भी तलाश है। बुर्का गैंग पुलिस की बड़ी चुनौती बना हुआ है। शाइस्ता की सौतन तो अतीक की सहेली, जो पुलिस के लिए पहेली बन गई है, उसकी भी तलाश हो रही है। वजह यह है कि पुलिस को पता चला है कि शबाना ने उमेश पाल मर्डर से पहले अतीक से साबरमती जेल में मुलाकात की थी। शाइस्ता और अतीक के बीच आई दूरियों की एक बड़ी वजह शबाना ही थी। अब तक बेगम की तलाश कर रही पुलिस को अब सौतन को भी खोजना है। देवरानी और ननंद की तलाश कर रही पुलिस को अतीक की दोनों भांजियों की भी तलाश है। पाताल में समा गई हैं, आकाश में उड़ गई हैं, किसी गुफा में छुपी हैं या अदृश्य हो गई हैं, क्योंकि 2 महीने से दौड़ती पुलिस की गाड़ियों का डीजल तो छोड़िए, मोबी ऑयल भी खत्म हो गया है। इंजन सीज होने की कगार पर होगा, लेकिन खाकी वाले खाक ही छान रहे हैं और बुर्का नशी महिलाओं को खोज नहीं पा रहे हैं।
सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता अतीक की बची कुची आर्थिक विरासत को समेट लेना चाहती है। सारे इनपुट मिलने के बाद पुलिस और शाइस्ता के बीच दूरी खत्म नहीं हो रही। गुड्डू मुस्लिम तो अलग ही चुनौती बना हुआ है। वो दिल्ली में है या बंगाल में, प्रयागराज में है या नेपाल में, भुवनेश्वर में या फिर भोपाल में, कमरे में बैठा है या तिरपाल में, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं। जब तक शाइस्ता और गुड्डू दोनों पकड़ में नहीं आ जाते, तब तक उमेश पाल तो छोड़िए, अतीक और अशरफ की हत्या की गुत्थी भी उलझी ही रहेगी। लोगों के बीच इस बारे में कई दंत कथाएं फैल रही हैं कि शाइस्ता जिंदा भी है या नहीं, और शाइस्ता और शबाना में अदावत की वजह सिर्फ अतीक ही था या अतीक का आर्थिक साम्राज्य भी। बुर्का गैंग इतना शातिर है जो पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पा रही। बार बार पुलिस अशरफ और अतीक की ससुराल भी हो आई, लेकिन हैरत की बात यह है कि डॉन के साले 1 लाख के इनामी सद्दाम की भी कोई खबर नहीं। हवा में तीर चलाती यूपी की पुलिस और एसटीएफ के बहादुर खाली हाथ ही हैं। हर बार नई लोकेशन बता दी जाती है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं होती है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये बुर्का गैंग कब तक गिरफ्तार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबरों में बात अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एलजी-वीके सक्सेना ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा मामला क्या है। पहले बंगले का रेनोवेशन, अब इन्वेस्टिगेशन। पर्दे की पोल खुलेगी, मार्बल का राज खुलेगा। एलजी का ऑर्डर, 15 दिन में गेम ओवर। बंगले के रेनोवेशन पर हुए खर्चे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो बुरी तरह घिर गए। आलम यह है कि खुलासों पर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी संज्ञान ले लिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आदेश दिया है कि बंगले के नवीनीकरण में गड़बड़ी के मामले की जांच होगी। तो देखिए, अब आम आदमी की छवि पेश करने वाले अरविंद केजरीवाल ने बंगले के रेनोवेशन में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए। बंगले में कालीन, मार्बल, पर्दे, साज सजावट और बेहिसाब करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कहां कितना खर्चा आया ये भी आप जान लीजिए। इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मार्बल फ्लोरिंग पर 6 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है। इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए खर्चे। वार्डरोब एक्सेसरीज पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्चा किया है, जबकि बिजली फिटिंग्स पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए का खर्चा आया है। तो अरविंद केजरीवाल के इस बंगले को लेकर जो जानकारी सामने आई है, वो तो करोड़ों के बारे न्यारे करा रही है। और जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए। बहरहाल इस पूरे मामले पर एलजी ने 15 दिनों के भीतर दिल्ली से मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। दस्तावेजों को तुरंत कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया गया है। एक बात तो तय कि बंगले का रेनोवेशन केजरीवाल के गले की फांस बन गया है, जो ना ही निगलते बन रहा है, ना ही उगलते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं आरक्षण का जवाब आरक्षण से। कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम आरक्षण हटाने का बना मुद्दा। बीजेपी ने लिंगायत, वोका, लिगा में बांटा है 4% मुस्लिम आरक्षण। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लगाए आरोप। कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण बहाल करेगी तो किसका आरक्षण कम करेगी? जवाब में सिद्धरामैया ने आरक्षण कम नहीं करने का हवाला दिया। ओवरऑल आरक्षण बढ़ाने को लेकर कांग्रेस की वकालत की। आरक्षण की रेवड़ी से कांग्रेस बना रही चुनावी एजेंडा। एक तरफ आरक्षण राजनीति और दूसरी तरफ मुफ्त की राजनीति।
खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र को जीत से पहले मिली मात। मध्य प्रदेश में चंबल के दबंग नेता को भारी पड़ी बिहारी स्टाइल। थाने पर हमला करने सहित सरकारी काम में बाधा के केस दर्ज है। दबंग नेता का मामला अंतिम दौर में है। विधि विशेषज्ञों ने राहत के बजाय आफत की आशंका जताई है। लिहाजा दबंग नेताजी ने महाराज के जरिए सरकार को निशाना साधा है और सरकार ने दरअसल दूसरे दरवाजे से नेताजी को राहत की तैयारी कर ली है। लेकिन इसी बीच अंदरूनी राहत के प्रयास की खबरें भी अब बाहर आ चुकी है। राहत की खबरें बाहर आते ही सरकार घिर गई है। राहत के मामले पर हाईकोर्ट ने भी अब रोक लगा दी है। अब नेताजी पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। क्या तो देखिए, अब नेताजी पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। क्या 3 मई को छटेंगे कोर्ट के फैसले पर निर्भर है और ऐसे में सरकार ने महाराज को जीत से चखाया हार का स्वाद। बदलती राजनीति प्रमाण कर्नाटक है। कर्नाटक चुनाव से राजनीति में भारी बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या देश 2023 में भीषण सियासी गर्मी से झुलसेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी और भाजपा का कैंपेन डिफेंसिव है, तो वहीं कांग्रेस पर मुस्लिम आरक्षण दंगों का बढ़ाने का आरोप है और कर्नाटक भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। दूसरी ओर मुंबई जैसे आर्थिक मुद्दों पर, महंगाई जैसे आर्थिक मुद्दों पर बदनाम करने के प्रयास नजर आ रहे हैं सरकार को। और क्या अब सभी विरोधी नेताओं में आर पार की सियासी लड़ाई का संकल्प बना हुआ है? क्या विपक्ष में मंडल जात राजनीति का कार्ड सर्वमान्य बना हुआ है और उत्तर भारत में साझा मंडल राजनीति को पंक्चर करना आसान नहीं नजर आ रहा? क्या है ये सब 2024 के आम चुनाव की जमीन की तैयारी नहीं है? और रुक करेंगे अब अगली खबर का। और देखिए, जेल खुफिया जांच अधिकारियों का जेल हाउस शॉक्स। असम के डिब्रूगढ़ में हाई सिक्योरिटी जेल की डिमांड बढ़ी है। डिब्रूगढ़ जेल में उल्फा के कई कैदी हैं और अब अमृतपाल सिंह संधू और उनके सहयोगी बंद। इन दिनों जेल खुफिया जांच अधिकारियों की पसंद बनी है डिब्रूगढ़ जेल। इंटेलिजेंस ब्यूरो की निदेशक तापन डेका की भी पसंदीदा यही जेल है। अलगाववादियों पर कार्रवाई में शामिल रहे असम निवासी डेका ने कानून व्यवस्था को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आखिर डिब्रूगढ़ जेल ही क्यों? पहला कारण स्थानीय भाषा से अलगाववादियों की अपरिचितता और इसके अलावा दूसरा कारण अन्य कैदियों से संवाद रोकना।
बदलाव की खबरों पर ही बैटिंग शुरू। मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया डिपार्टमेंट की हालात दुबली पतली नजर आ रही है। भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता दफ्तर से गायब नजर आते हैं, तो पिछले दिनों डिपार्टमेंट के चीफ बदलने की खबरें भी उड़ी थी और इन दिनों चंबल के ही एक प्रवक्ता जमकर के कर रहे हैं बैटिंग। कांग्रेस नेताओं पर आक्रामक दिख रहे चंबल के प्रवक्ता, वहीं नए चीफ बनने के इच्छुक है बैट्समैन भी चंबल से।